आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी जो दिखने में वह इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही प्यार हो जाए। वहीं उसका काला कलूटा और 1.5 पसली का पति। पहले तो मुझे लगा कि साले की जरूर कोई बड़ी सरकारी नौकरी होगी, तभी तो अप्सरा जैसी बीवी मिली है। पर जब उसके पति के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन की तो वह तो निकम्मा निकला। मतलब कि ना तो वह कोई जॉब करता था और ना ही उसका कोई बिजनेस था। इसके बावजूद भी वह औरत किसी पतिव्रता बीवी के भांति अपने पति की हर बात मानती थी। पता नहीं साले ने कौन सा जादू चलाया था। खैर, वो भाभी तो मुझे भाव नहीं देती थी, पर मैं पूरे मन से कोशिश करता रहा। पर साल बीत गया, लेकिन भाभी जी ने हाय हेलो तक का जवाब नहीं दिया। पर इसके उल्टा मेरी दोस्ती भाभी जी के पति रामू जी से हो गई और पहली बार जब मैं उनके घर पर गया तो मैं थोड़ा छटपटा गया। लगा कि आज आशिकी का भूत उतरने वाला है। पर जब उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, भाभी हाथ नहीं आई तुम्हारे? तो उनकी इस बात पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने बस अपनी दलील देते हुए कहा, क्या भैया आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे इतना बोलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे डर मत, तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है और वैसे भी इस उम्र में ये सब चलता है। अभी मैं उनकी बातों को हजम कर पाता कि वह भाभी को आवाज देते हुए बोला, अरे पूर्वी सुनती हो जरा, अपने देवर के लिए चाय तो बना कर लाना जरा। अभी उन्होंने भाभी को चाय बनाने को कहा ही था कि कुछ ही सेकंड में ही 2 कप चाय लेकर भाभी जी आ गई और अभी भी मेरी नादान नजरें भाभी को ही निहार रही थीं कि तभी भैया बोले, यह टीपू है मेरा छोटा भाई, आज से तुम्हें इसके खाने पीने का ख्याल रखना है। रामू भैया के यह कहते ही भाभी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और वह चाय देकर वहां से चले गए। भाभी जी के जाने के बाद भैया मेरा नाम लेते हुए बोले, आज से तुम्हारा खाना पीना हमारे घर पर होगा और हाँ, अपने बड़े भैया को मना करने की हिम्मत मत करना। यह बोलते हुए रामू भैया ने चाय की चुस्की ली और फिर यह बोलकर वह चले गए। उनके जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं यही सोचता रह गया कि यह कौन सा चमत्कार हो गया। फिर क्या था, इसके बाद मेरा खाना पीना रामू भैया के घर पर होने लगा। पर भाभी अभी मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और फिर कुछ महीनों के बाद मैं भी भाभी को भाभी मां मानने लगा। अब मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ सम्मान और आदर ही था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच एक मेरे गांव का दोस्त दिनेश आ गया और बोला, कुछ महीने वह मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि मेरा खाना पीना तो भाभी के घर हो रहा था, तो ऐसे में दिनेश के खाने पीने का इंतजाम अलग से करना पड़ता। अभी मैं यही सोच रहा था कि क्या किया जाए कि दिनेश बोला, तू खाने पीने की टेंशन मत ले, मैं हम दोनों के लिए खाना बना लूंगा, पर बर्तन तेरे को ही धोने पड़ेंगे। यह बोलकर वह हंसने लगा। अब दिनेश ने खाने की जिम्मेदारी ले ही ली थी, तो ऐसे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। लिहाजन मैंने रामू भाई को मेरे लिए खाना बनाने के लिए मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा भी कि भाभी हम दोनों के लिए खाना बना देंगी, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो दिनेश ने मुझसे उठते ही पूछा, अरे भाई तू रात को उस औरत के साथ कहां पर गया था? दिनेश के ये बोलते ही मैंने बोला, यार कौन सी औरत, कैसी औरत? मेरे ये कहते ही दिनेश बोला, अरे वही जिसे तू भाभी बोलता है, वही आई थी रात के 1:45 बजे। उसने तेरे को आवाज दी और तू चुपचाप उठकर चला गया। मैंने तेरे से पूछा भी कि कहां पर जा रहा है, पर तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। यहां तक कि जब तू 3 बजे वापस आया तब भी तूने मेरे पूछने पर कुछ नहीं बताया। दिनेश की बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अब बस भी कर, भाभी के नाम पर मजे मत ले। दरअसल दिनेश से जब भी मेरी बात होती तो मैं भाभी जी की खूबसूरती का बखान जरूर करता था, इसलिए मुझे लगा कि दिनेश मेरी टांग खिंचाई कर रहा है। इसलिए उस वक्त मैंने दिनेश की बात को मजाक में ले लिया।
पर जब अगली सुबह दिनेश ने जोर देते हुए वही सवाल पूछा कि हर रात 1:45 भाभी के साथ तू कहां पर जाता है, तो मैं इस बार थोड़ा हिचकिचाया और दिनेश से बड़े ही गंभीर लहजे में पूछा, यार क्या तू सच बोल रहा है? मेरे इतना पूछते ही वह हाँ बोला और आगे पूरी बात बताई कि पिछली रात भी भाभी ने ठीक 1:45 आवाज दी और उनके आवाज देते ही मैं उठकर चला गया। दिनेश की यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, पर अगर ऐसा सच में हुआ है तो फिर मेरे लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैं मन ही मन इसी बारे में सोच रहा था कि तभी दिनेश बोला, भाई तू बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है तेरी भाभी या तो डायन है या फिर वह कोई चुड़ैल है जिसे रामू भैया ने अपने वश में कर रखा है। तूने कभी नोटिस किया है कि भाभी तभी नजर आती है जब रामू उसे कुछ काम देता है या फिर काम देने के लिए बुलाता है, इसके बावजूद दिन में वह कभी नजर नहीं आती। दिनेश ने जब यह बात बोला तो मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और जब मैंने दिनेश की बात पर गहराई से सोचा तो पता चला कि सच में भाभी तभी सामने आती थी जब रामू भैया पुकारते थे। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो सही नहीं है, पर अब सवाल यह था कि क्या करें। और जब यही सवाल मैंने दिनेश से किया तो उसने मुझे राहुल्ली चलने को कहा। फिर क्या था, हम दोनों ने सुबह सुबह ही राहौली के लिए ट्रेन पकड़ ली और फिर सूरज ढलते ढलते हम राहौली स्टेशन पर उतर गए, जहां पर एक आदमी मिला जिसने मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ा और काले गीले कपड़े से बांध दिया। उसके यह करते ही पता नहीं क्यों मेरा पूरा बदन आग की तरह जलने लगा और साथ ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पेड़ से बंधा था। मेरे सामने कोई नग्न हालत में औंधे मुंह लेटा हुआ था और जब मैंने आसपास नजरें घुमाई तो चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ ही नजर आए। अभी मैं कुछ समझ पाता कि मेरे दोस्त दिनेश ने मुझे आवाज देते हुए कहा, भाई टीपू, तेरी जान खतरे में है। रामू की गुलाम पूर्वी ने तेरे को बलि के लिए तैयार कर दिया है। तेरे शरीर के खून में पूर्वी ने अपना अंश मिला दिया है और तू कुछ ही दिनों में पूर्वी के हाथों मारा जाएगा। पर हम तुझे बचाने की आखिरी कोशिश जरूर करेंगे और वह जो सामने मुर्दा लेटा हुआ पड़ा है वह कुछ देर के लिए जिंदा होगा और तुम्हारा खून पिएगा। अगर सब ठीक रहा तो तुम बच जाओगे, नहीं तो यह तुम्हारी आखिरी रात साबित होगी। अभी मैं दिनेश से कुछ पूछ पाता कि तभी वह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा मुर्दा उठा और मेरी ओर झपटा और फिर देखते ही देखते उस मुर्दे ने मेरे शरीर में अपने दांत ढंसा दिए, जिसके फौरन बाद ही मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव के घर में था। मेरा पूरा शरीर सूख चुका था, शरीर की सारी पसलियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मैं अपने हाथ पैर भी बड़ी मुश्किल से हिला पा रहा था। खैर, कुछ सालों के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गया, पर अब पहले वाली जान नहीं लौटी। बाद में पता चला कि पूर्वी भाभी कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी काली शक्ति थी जिसे रामू ने अपनी चालाकी से बंदी बना लिया था, जिसके चलते वह शक्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में उसके साथ रहती थी और उसका हर कहा मानती थी। और रामू ऐसी और शक्तियों को पाने के लिए मुझे चारे के रूप में तैयार कर रहा था। खैर, मेरे दोस्त की सूझबूझ के चलते उस दिन मैं बच गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।